आप लोगों के लिए आज मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चाइनीज ड्रामा लेकर आई हूँ, जिसके स्टार्टिंग में हमारे फीमेल लड़की की डिलीवरी दिखाई जाती है, जिसे 3 बच्चे होते हैं और वो भी सारे लड़के। ये देखकर तो उसके सासू माँ का दिमाग ही खराब हो जाता है, क्योंकि अब टोटल 10 बच्चे हो चुके थे और सबका ध्यान उनको ही रखना था। इस पॉइंट पर हमारी हीरोइन बताती है कि वो इस रिच फैमिली में शादी की थी बच्चे पैदा करने के लिए ही, जिसमें 8 जनरेशन से एक ही लड़का हो रहा था। पर ये सब कुछ शुरू कहाँ से हुआ था, चलिए हम आगे देखते हैं। हम स्टोरी के कुछ साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम हमारी हीरोइन इज़ेक्यू को देखते हैं। वो 23 साल की थी और बहुत ही यंग और हेल्दी और बहुत ज्यादा कर्ज था। और उसी टाइम पर उसे एक मैसेज आता है, जिससे उसे पता चलता है कि उसे उसके पापा का मेडिकल बिल भी पे करना है। सोचती है इतने पैसे कहाँ से लाऊं, क्या रातों रात इतनी अमीर कैसे हो जाऊंगी। इतने में उसे एक ऐड दिखाई देता है, जहाँ पर लिखा होता है कि जो रिचेस्ट फैमिली है वो अपनी डॉटर इन लॉ को हायर कर रहा है। उनके रिक्वायरमेंट्स ये थी कि लड़की चाहिए जो 22 से 25 साल के बीच की होनी चाहिए और उसे कोई बुरी आदत नहीं होनी चाहिए। और उसका काम क्या रहेगा, जो फू फैमिली का इकलौता वारिस है उससे शादी करनी होगी और उसके बच्चे को जन्म देना होगा। उसकी सैलरी क्या होगी, प्रेग्नेंट होने पर 5 मिलियन, बेटी होने पर भी 20 मिलियन और बेटा होने पर 30 मिलियन। ये देख के तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। उसे पैसे जो मिलने वाले थे वो तुरंत रजिस्ट्रेशन करवाती है। अगले दिन वो इंटरव्यू के लिए जाती है। वहाँ पर बटलर यांग उसे हॉस्पिटल जाने के लिए कहता है, फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए। उस एग्जामिनेशन का रिपोर्ट आने के बाद ही उसे बताया जाएगा कि वो इस घर की बहू बन सकती है या फिर नहीं। वो बताती है वो बचपन से बहुत ज्यादा हेल्दी रही है, उसे कभी भी बुखार नहीं हुआ और न ही कभी सर्दी हुई है। बटलर कहता है फिर भी उसे ये फिजिकल एग्जामिनेशन करवाना पड़ेगा। उनके बताए हुए जगह पर पहुंच जाती है, पर वो तो मिलिट्री कैंप लग रहा था, पर वहाँ पर वो कहाँ पर जाए ये सोच ही रही थी। वहाँ पर उसे और भी लड़कियाँ दिखती है, जो हो सकता है कि इसी काम के लिए आई हो। ये सारी तो अमीर लड़कियाँ थी, बट हमारी इज़ेक्यू तो गरीब फैमिली से बिलोंग करती थी। सारी लड़कियाँ उसकी मजाक भी उड़ाती है, पर ठीक है ये तो एबिलिटी की बात है ना। फिर भी वो लड़कियाँ उसका मजाक उड़ाना कम नहीं करती। बट इतने में वहाँ पर बटलर वांग आ जाता है सबका टेस्ट लेने के लिए। उनको करना क्या होता है ये तो अभी नहीं बताया जाता, बट ये सब कुछ मिस्टर पू की दादी जरूर देख रही थी। वो इज़ेक्यू को देखते ही उसे पसंद भी कर लेती है, बट एक्चुअली टेस्ट के बाद ही रिजल्ट निकलेगा। इन सबको मिस्टर पू को तो कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, तो देखना भी नहीं चाह रहा था कुछ भी। इधर बटलर वांग बताते हैं कि ये टेस्ट हो क्यों रहा है। डिलीवरी के टाइम में बहुत ज्यादा पेन होता है, जिंदगी और मौत का सवाल बन जाता है। स्ट्रॉन्ग रहना बहुत ज्यादा जरूरी था। बच्चे पैदा करने के लिए तो वो टेस्ट हो रहा था। यहाँ पर 4 तरक्की के लेवल थे और उन लोगों को हर एक लेवल पास करना था। बारी आती है पहले लेवल का, उनको 5 किलोमीटर का दौड़ लगाना था। पॉइंट्स बनाए गए थे और उतने दूर उनको चक्कर काटना था। जैसे भी करके इनको 5 किलोमीटर दौड़ना था, वो भी 30 मिनट के अंदर। अब जैसे ही रेस स्टार्ट होता है तो सारी लड़कियां तो दौड़ना शुरू कर देती है। इसे क्यों नहीं, वो पहले ये खुद को रेडी करती है। जैसे वो रेडी होती है वो दौड़ना स्टार्ट करती है और वो इतनी फास्ट दौड़ती है कि बटलर वांग का तो विग निकल जाता है और ऊपर से दादी भी ये देख रही। सारी लड़कियां एक दौड़ में ही हार मान जाती है, बट इसे क्यों नहीं। इसे क्यों दौड़ लगा के आती है। सारी लड़कियों को देखकर उसका दिमाग खराब हो जाता है। उसे लगा कि वो हार गई, बट ऐसा नहीं था, वो लोग तो हार मान चुके थे। बटलर वांग कहते हैं इज़ेक्यू जीती है। 5 किलोमीटर का दौड़ इसने 14 मिनट 5 सेकंड में कंप्लीट किया। ये सुनते ही इज़ेक्यू का खुशी के मारे कोई ठिकाना नहीं था। देर में दूसरा टेस्ट शुरू हो। इस टेस्ट में वो लोग कितना खाना खा सकते हैं। प्रेगनेंसी के टाइम में ज्यादा खाना पड़ता है ना, इसीलिए ये टेस्ट किया जा रहा था कि कौन कितना खाना खा सकता है। सबके सामने खाना रखा जाता है और अपना अपना खाना खाने के लिए बोला जाता है। बाकियों के लिए ये खाना बहुत ज्यादा स्पेशल नहीं था, बट इज़ेक्यू के लिए था। और वो ऐसे खुद पड़ती है खाने पे, कुछ ही मिनटों में वो सारा खाना खत्म कर देती है। बाकी अमीर लड़कियों का तो नाटक ही चल रहा था कि वो डाइट पर है, वो ये नहीं खा सकती वो नहीं खा सकती। इज़ेक्यू अपना क्या उनका भी खाना खा लेती है। इतना सारा खाना खत्म करने की वजह से वो ये टेस्ट भी जीत जाती है। ये देखकर तो दादी फिर से उसकी बढ़ाई करने लगती है। वही मिस्टर पू तो मूड ही कर रहे थे। अब बात करते हैं तीसरे टेस्ट के बारे में। ये इंटेलिजेंस टेस्ट। अमीर घर की बहू बनना है तो इंटेलिजेंट तो रहना पड़ेगा, इसलिए उन लोगों को जो क्वेश्चन दिया जाता है उसका उन्हें आंसर करना है। वैसे वो क्वेश्चन यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस के एंट्रेंस एग्जाम में भी पूछा गया था। अब इस बात पर वो सारे लड़के इज़ेक्यू का मजाक उड़ाने लगते हैं। इसने यूनिवर्सिटी पेरिस का नाम भी नहीं सुना होगा, उसको ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आएंगे। देखा जाए तो सारे लड़के अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटी से पढ़ी हुई। इज़ेक्यू वहाँ पढ़ी तो नहीं थी, बट वो सिविल सर्विस एग्जाम में बहुत बार फेल हो गई। अब इस बात पर वो लड़के फिर से उसका मजाक उड़ाने लगती है। इज़ेक्यू कहती है इतने इजी क्वेश्चंस मेरे एग्जाम में आए होते तो कितनी बार पास हो चुकी थी मैं। सब कुछ इतना आसान था कि सब लड़के अपना पेपर लिखने लगते। वैसे इज़ेक्यू भी बहुत ज्यादा मेहनत कर रही थी और थोड़ी देर में इनका ये पेपर भी कंप्लीट हो जाता है और फिर रिजल्ट अनाउंस होता है। सारे लड़कियों का मार्क्स भी अच्छा ही आया था, 65, 70, 85, लेकिन हमारे इज़ेक्यू का मार्क्स आता है 100। इस बार भी वही नंबर 1 थी। ये सुनते ही वो डांस करने लगती है। वहाँ बटलर वांग मिस्टर पू की दादी को बताते तो उनका भी खुशी के मारे कोई ठिकाना नहीं था। इस बार मिस्टर पू को भी जानना था कि कौन है ये लड़की जो इतना सीरियसली ले रही है, तो देखना तो बनता है, इसलिए वो उतर के चलता है उसको देखने के लिए। और इधर बारी आती है चौथे टेस्ट का। इस बार ये फोकस करना था कि वो लोग एक ही काम को कितनी बार कर सकते हैं। पेशेंस के साथ उन लोगों को वेस्टर्न डाइनिंग एटिकेट फॉलो करना था। सारे रखे टेबल बेयर्स को सही से अरेंज करना था। मतलब
नाइफ और फोर्क के बीच में जो डिस्टेंस होना चाहिए सही होना चाहिए, सब कुछ एकदम परफेक्ट होना चाहिए। किसी एक का भी थोड़ा गलत हुआ तो सबको ये काम फिर से रिपीट करना होगा। वैसे ये काम बहुत सारी लड़कियों को करना नहीं आ रहा था, क्योंकि उनके घर में स्टाफ थे ना ये सब कुछ करने के। वो लोग तो बस खाने से मतलब रखती थी। उनकी बकवास एक तरफ और टेस्ट एक तरफ, उन लोगों का टेस्ट शुरू हो जाता है। सब टास्क करना शुरू करते हैं, थोड़ी देर में एक लड़के का कंप्लीट हो जाता है। बटलर वहाँ गए थे चेक करने के लिए, बट नहीं वो गलत था। फिर सबको शुरू से शुरू करना पड़ता है। कुछ लड़के आकर वैसे रख देते हैं जैसे पहले था। अब जब फिर से करना शुरू करते हैं, किसी किसी को तो गुस्सा आ रहा था कि क्या एक ही चीज को बार बार रिपीट करना है। क्योंकि लिए कुछ नया नहीं था। जब वो स्टोर पे काम करती थी उसे बार बार एक ही चीज को अरेंज करना पड़ता था। बड़े आकर सामान खराब कर देते थे और उसे वापस वैसे ही रखना पड़ता था। फिर वो फिर से करने लगते हैं। मिस्टर पो भी आकर देख लेते हैं कि आखिर वो लड़की है कौन। ये देखकर दादी भी खुश है। दादी को ये भी समझ में आ रहा था कि पो को ये लड़की कुछ ज्यादा ही पसंद आ रही है, क्योंकि वो उसी को ही देखने आया था यहाँ पर। इतने में दूसरे लड़के का कंप्लीट होता है, वो दिखाती है, उसका भी गलत आता है और फिर से शुरू करना पड़ता है। क्यों फिर से शुरू करती है। इस टाइम वो सोचती है, जब वो डिलीवरी गर्ल का काम कर रही थी उस टाइम वो पार्सल लेकर आई थी अपने लोकेशन पर। इतने में से कॉल आता है और उसको पता चलता है कि उसको ये पार्सल किसी और एड्रेस पर डिलीवर करना है। फिर वो दूसरे लोकेशन पे जाती थी, बट उसे इतना पता था कि उसको ये काम रिपीट करना है। इतने में एक लड़की फ्रस्ट्रेट हो जाती है, हार मान जाती है और एक लड़की को तो बहुत गुस्सा आ रहा था। बटलर वॉन्ग को ही बातें सुना देती है। उन लोगों को फिर से स्टार्ट करना था। इस बार भी क्यों गिव अप नहीं करती। मिस्टर पो भी ये नोटिस करते हैं सब एक बार नहीं होता, बार बार ये चीज रिपीट हो रहा था। किसी का कुछ भी गलत हो जाता तो फिर से उन्हें वापस करना था। क्यों बस अपनी पहले की लाइफ और पहले की मेहनत को बार बार याद करके वैसे ही रिपीट करने लगती है। एंड जब एट द एंड उसका कंप्लीट हो जाता है तो वो एकदम परफेक्ट रहता है। एक भी गलती नहीं थी उसके अरेंजमेंट में। ये देखकर तो दादी तो खुश होती है, लेकिन मिस्टर पो भी काफी खुश हो जाते हैं। वे किसी को नहीं पता था कि इस फैमिली की बहू बनेगी तो कौन। क्यों को भी कंफर्म किया नहीं गया था, वो तो खुशी खुशी अपने घर चली जाती है। रात में क्यों को बटलर का कॉल आता है और वो बताती है कि दादी उसे कल मिलना चाहती है उनके घर पे। मतलब अब उसका सपना पूरा होने वाला था। उसे अंदाजा हो जाता है कि वो इंटरव्यू पास कर चुकी है। अगली सुबह वो वहाँ पर पहुँच जाती है और बहुत ही इज्जत के साथ मिस्टर पो की दादी को ग्रीट करती है। दादी कहती है, तुम्हें पता ही होगा 8 जनरेशन से सिर्फ एक ही लड़का हुआ है हमारे फैमिली में, तुम्हें ये प्रथा खत्म करना पड़ेगा। 3 हेल्दी बच्चों को जन्म देना पड़ेगा। अभी वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है तो इसी टाइम से वो इस घर की बहू बन सकती है। वो जितने ज्यादा बच्चे करेगी उतने ज्यादा उसे अच्छा, क्योंकि उसे तो पता था ना कि एक बेटा और एक बेटी के लिए उसे कितने ज्यादा पैसे मिलेंगे। वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए भी रेडी थी, लेकिन बेटा आखिर उसे पता तो चले कि उसका हस्बैंड है कौन। इतने में मिस्टर पो भी आ जाते हैं यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट लेकर। क्यों तो मिस्टर पो को देखती रह जाती है, उसको वो इतना हैंडसम जो लग रहा था। मिस्टर पो उसे कॉन्ट्रैक्ट ला कर देते हैं जिसमें ये सब कुछ लिखा था कि उसे कब कितने पैसे मिलेंगे और सीधे उसके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाए। जब ये काम खत्म हो जाता है तो वो डिवोर्स का भी ऑप्शन चूज कर सकती है। बच्चा तो इसी फैमिली में रहेगा, लेकिन ये पो फैमिली उसे बहुत ज्यादा पैसे जो देंगे ट्रस्ट के लिए। डिवोर्स के बाद भी इतना ज्यादा पैसे मिलेगा तो किसको ये अच्छा नहीं लगेगा। अब वो तो ये डॉक्यूमेंट्स पर तुरंत ही साइन कर देती। कॉन्ट्रैक्ट साइन करते ही तुरंत ही वो इस घर की बहू बन तो गई थी, लेकिन दादी बटलर से कहकर तुरंत इन दोनों का मैरिज सर्टिफिकेट अरेंज करने के लिए कहती है। तो मिस्टर पो कहता है, मैं आज रेडी हूँ, मेरे पास टाइम। बटलर वहाँ कहते हैं उन्हें अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा मैरिज सर्टिफिकेट लेने के लिए। वो आके कहते हैं उनको इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं था। फिलहाल तो क्यों को उसका रूम दिखाया जाता है। ये रूम देखकर तो वो देखती ही रह जाती है। बहुत ही लग्जरी रूम था, ऊपर से ढेर सारा सामान भी उसके लिए रखा होता है। यही तो वो सब कुछ चाहती थी, बट एक मिनट उसे और भी काम था। बटलर बटलर से पूछती है, क्या मुझे मेरी सैलरी एडवांस में मिल सकता है। मेरे पापा की सर्जरी का पेमेंट अभी पे नहीं किया गया। वो ये भी चाहती थी कि उसके पापा को एक सिंगल रूम दिया जाए उनके रहने के लिए। ये सुनकर बटलर वांग उसे एक कार्ड देते हैं जिसमें 5100 युआन था। उस कार्ड से जो भी उसे करना था वो कर सकती थी। उसे खुद के लिए खर्चा करना है तो वो भी कर सकती है। उसे ये भी बताया जाता है कि उसके फैमिली के लिए पहले से ही सारा अरेंजमेंट करवा दिया गया है। पापा प्राइवेट हॉस्पिटल में है, लग्जरी वीआईपी रूम। जो सर्जरी करना बाकी था वो भी कल हो जाएगा। उन लोगों ने बेस्ट डॉक्टर बेस्ट सर्जन हायर किए उस सर्जरी को कंप्लीट करने के लिए। इन सारी चीजों का खर्चा भी फैमिली ही उठाएगा। अब उसे किसी भी चीज के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। और जो कार्ड उसे मिला है ये सिर्फ उसकी पॉकेट मनी है। ये सुनकर उसे बहुत अच्छा लगता है और अब वो बहुत ही ज्यादा डेडिकेटेड हो जाती है अपने काम जिस काम के लिए वो यहाँ पर आई है। वांग उसे कहते हैं कि आपको आपके पापा से मिलना है तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपको ले जाऊंगा। तो फिर ठीक है, वो अपने पापा से मिलने के लिए पहुंच जाता है। डॉक्टर उसे बताते हैं कि उसके पापा की रिकवरी बहुत अच्छे से हो रही है, जिसके बाद वो अंदर जाती है अपने मम्मी पापा से मिलने के लिए। मम्मी उसे पूछती है कि इतने पैसे कहाँ से हैं सर्जरी करवाने के लिए। इस टाइम पर वो सच नहीं बताती, बस कहती है कि उसके बॉस बहुत अच्छे हैं, उन्होंने पैसे उधार दिए हैं। तो माँ भी कहती है ये बहुत अच्छी बात है, तुमको उनके लिए बहुत अच्छे से काम करना पड़ेगा। फिर अब ये बात तो सही था कि उसको तो रिपे करना था, पर किस तरीके से रिपे करना है उसको मॉम को थोड़ी पता था। वो तो बस उसे पता था। मॉम और वहाँ की स्टाफ इन लोगों को बताई तो देती ही है, लेकिन मिस्टर पो से पूछती है कि क्या करते हो तुम, पर वो कुछ नहीं कहते। इस टाइम पर क्यों पूछती है कि कुछ पूछ रही है, आंसर तो दीजिए। फिर भी कुछ नहीं कहते तो क्यों कहती है कि ये बहुत
ज्यादा इंट्रोवर्ट है ना। तो इस बात पर वो स्टाफ भी चुप हो जाती है और कहती है कि ज्यादा बोलने की आदत नहीं है तो किसी से फ्लर्ट भी नहीं करेगा। फिर EZQ से ही पूछने लगती है कि आखिर तुम दोनों मिले कैसे। तो EZQ एक कहानी बना देती है कि ये मेरे सीनियर है और मुझे परस्यू भी कर रहे थे, इसलिए मैं उनसे शादी कर रही हूँ। अब बातें तो बहुत हो गई थी, उन लोगों की फोटोज खींची जाती है मैरिज सर्टिफिकेट के लिए। स्माइल करने के लिए कहते पता नहीं कि उसके चेहरे पर स्माइल ही नहीं आ रहा था। इस बात पर EZQ कहती है शायद शर्मा रहे होंगे। फिर फोटोज खींचे जाते हैं, मैरिज सर्टिफिकेट भी वो लोग ले लेते हैं। फिर रात को बारी आती है EZQ की मिशन का। वो पूरा रेडी होकर उसका वेट कर रही होती है, लेकिन उसे भी नहीं पता था कि क्या करना है और क्या नहीं। इतने में मिस्टर फूक घर लौट आते हैं। वो उससे बहुत हंस के बात कर रहे होती है, लेकिन उसे पता चलता है कि उसका हस्बैंड ड्रिंक करके आया हुआ है। इतने में ही वो शावर लेने जाने लगता है, पर वो रोकती है उसे। टाइम वेस्ट करने की क्या जरूरत है, बच्चों को पैदा करके उसे सिविल सर्विस एग्जाम भी तो देना है। फिर वो मिस्टर फू को अपनी तरफ खींचती है और वो दोनों काफी क्लोज हो जाते हैं। टाइम पर उसे भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे। आज तक कोई रिलेशनशिप में वो थी ही नहीं। फिर अपने हस्बैंड से कहती है कि वो रेडी है, उनको अगर कुछ करना है तो वो कर सकते हैं। मिस्टर फू कहते हैं कि किसी और दिन करते हैं। वो उन्हें रोकती है और समझाती है कि उसके लिए ये करना कितना जरूरी है। मिस्टर फू उसे साइड करते हैं और वो आराम से उसे पकड़ कर सो जाते हैं। ये बात उसे थोड़ी अजीब लगती है, इतना पास आ गए सिर्फ पकड़ कर सोने के लिए। फिर तब वो उन्हें कुछ कहती नहीं है, वो भी चुपचाप सो जाती है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग उसके रूम में बटलर वॉन्ग आते हैं। वो उसे कहते हैं कि आज से उसकी डेली लाइफ और हाइजीन का उसका ध्यान रखेंगे। वो देखते हैं मिस्टर फू तो बेड पर थे ही नहीं। तो बटलर वॉन्ग बताते हैं कि 1 वीक के लिए उसके हस्बैंड बिजनेस ट्रिप पर गए हैं। उसे लगता है अब क्या डिले करना पड़ेगा ये बच्चे का प्लानिंग, पर ठीक है 1 वीक के लिए वो वैसा तो लाइफ जी सकती है ना जैसा वो जीना चाहती थी, हीरो वाला। तो और ठीक है, थोड़ी देर वो फिर सो जाती है। थोड़ी देर बाद वो ब्रेकफास्ट करने आती है तो उसको बताया जाता है कि उसका पर्सनल शेफ है, क्या खाना है क्या नहीं वो उनको बता सकती है, उनके लिए बनाएंगे। वैसे फिलहाल तो उसके लिए ढेर सारा खाना आ जाता है जो कि बहुत ज्यादा अच्छा था उसके लिए, तो वो पूरा खाना खा जाती है। फिर खाने के बाद वो थोड़ी देर घूमती है, जिसके बाद उसके लिए फ्रूट्स एंड ड्रिंक्स ला कर दिए जाते हैं। जिसके बाद उसके बॉडी और स्किन केयर का स्पा रेडी था। वो चली जाती है और सच में जो प्रोडक्ट्स उसके लिए यूज किया जा रहा था उसने कभी सोची भी नहीं थी कि इतने महंगे प्रोडक्ट्स वो कभी देख भी पाएगी। उसकी जिंदगी तो बड़ी मौज में कट रही थी। बटलर वॉन्ग आते और उसे पता चलता है कि आज उसका हस्बैंड वापस आने वाला है। फिर उसको एक हेल्दी सूप पिलाया जाता है। तो सोचती है आज तो हो जाए। फिर वो जाती है अच्छे से रेडी होने के लिए और फिर वो अपने हस्बैंड का इंतजार करने लगती है। वैसे थोड़ी देर में उसका हस्बैंड आ भी जाता है। वो आते ही उसको सुलाने के चक्कर में कहते हैं मुझे किसी भी चीज की कोई जल्दी नहीं है, बट उसको बहुत गुस्सा आ जाता है क्योंकि इसको जो काम दिया था वो तो ये करेगी ही ना। और फिर ऐसे झपटती है उनके ऊपर कि क्या ही कहना। पहले थोड़ा प्यार से बात करती है, फिर थोड़ा सेड्यूस करती है, किस करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन वो तो उसको धक्का दे देते हैं। लेकिन उसको कुछ ज्यादा हुआ तो नहीं, लेकिन वो उसे माफी भी मांगते हैं। थोड़ा रोने धोने का नाटक करती है, लेकिन ये नाटक तो उनको पता चल जाता है क्योंकि हाथ जो देती है। और अब सीरियसली पूछती है कि क्या आप मुझे पसंद नहीं करते हो क्या। तो वो कहते हैं नहीं ऐसा नहीं है। तो वो कहती है कि तो फिर मुझे किस कीजिए ना। वो पूछते क्या तुम सच में रेडी हो। वो कहती है कि हाँ। चलो फिर वो उसको किस कर देते हैं। आखिर यही तो वो चाहती थी। दोनों ये मोमेंट बहुत अच्छे से स्पेंड करते हैं। उसके बाद मिस्टर पू तो बहुत ज्यादा थक जाते हैं, लेकिन EZQ उनको छोड़े तब ना। और सिर्फ इतना ही नहीं, रूम में उसका जो मन है वो करती ही है। बाहर जब वो ब्रेकफास्ट करते हैं तभी उनको आकर डिस्टर्ब करने लगती है। जहाँ मन करे वहीं पर शुरू हो जाती है। हद तो तब हो जाता है जब उनके ऑफिस पहुँच जाती है उनके वर्क लाइफ का स्ट्रेस कम करने के लिए। बट ऑब्वियसली वो नहीं चाहते थे इस टाइम पर कुछ भी ऐसा करना। वो उसको मना करने लगता है। इतने में एक आदमी आकर उनको देख लेता है। ऑब्वियसली वो उनको रोकता नहीं है, बट वो खुद ही चला जाता है। वो काम हुआ ही समझो। बेचारे मिस्टर फू का हालत तो बहुत खराब हो गई थी। पर आकर सिर्फ वो खाए जा रहे थे, सिर्फ अपने रूम में जाने से बचने के लिए। बट ऐसा थोड़ी ना होता है, उनका तो उल्टी भी आने लगी थी खाना खा खा के। क्यों कहती है चलिए रूम में चलिए, मैं आपका खाना पचाने में मदद करती हूँ। बेचारे अपने दादी से हेल्प मांगते हैं, बट वो तो फोन में बिजी हो जाती है। बटलर वॉन्ग को लेकर वहाँ से चली भी जाती है। अब उनको उससे कोई बचा नहीं सकता था। अरे मिस्टर फू नेक्स्ट मॉर्निंग सोकर उठ के आते हैं। उनकी तबीयत ठीक नहीं था। इस टाइम पर उनकी वाइफ उनको देखकर पीछे पड़ जाती है उनकी। और अब इस चीज से बचने के लिए वो बटलर वॉन्ग से कहते हैं कि उनकी वाइफ के लिए कुछ कोर्सेस अरेंज करने के लिए इसका सीखना जरूरी है। और उनका इशारा बटलर वॉन्ग समझते भी है। बहुत सारी चीजों की बात करती है, जैसे फ्लावर अरेंजिंग, बेकिंग, फाइनेंस, लॉ, फॉरेन लैंग्वेज, टेलीग्रामिंग और पियानो। बहुत सारे थे EZQ के लिए, बट स्किल्स सीखना कोई बुरी बात तो नहीं थी। सोचती है बच्चा होने के बाद, डिवोर्स लेने के बाद कुछ तो आना चाहिए ना उसे खुद को सपोर्ट करने के लिए। अगर उसका सिविल सर्विस एग्जाम नहीं निकला तो अब ठीक है। बटलर वॉन्ग से कहती है सारे कोर्सेज का अरेंजमेंट करवाने के लिए, और वो सभी कोर्सेज को प्रैक्टिकली करना चाहती है। उसको ड्राइवर का लाइसेंस लेना है, एक्सीवेटर के लिए, ट्रक के लिए, तो वो चला के देखेगी ना। और उसको वैसे भी हैकिंग स्किल्स भी सीखना था, और उन सब के लिए उसको पर्सनल ट्रेनर चाहिए था। उसके लिए ये सारे अरेंजमेंट कर भी दिए जाते हैं, और वो हर चीज का प्रैक्टिकल करते भी है। एस्केलेटर चलाना हुआ, ट्रक चलाना हुआ, और उसका फेवरेट हैकिंग के स्किल्स सीखना हुआ, और वो उन सब में मास्टर्स भी कर लेती है।
सबके सर्टिफिकेट्स लेकर आती है अपने हस्बैंड को दिखाने के लिए। वो शौक होते इतना जल्दी वो सब कुछ सीख कैसे गई। तो वो कहते हैं आपको नहीं लगता कि हमें इस चीज को सेलिब्रेट करना चाहिए। फिर से वो उनका दिमाग खराब कर देती है। एट द एंड उसको उसकी मेहनत का फल मिल भी जाता है और उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। इसी के साथ 5 मिलियन कमाई तो उसका हो ही गया। सीधे जाते हैं ये न्यूज बटलर वॉन्ग को बताती है। वो कहती है अभी कंफर्म नहीं है, पहले हॉस्पिटल जाकर इसको कंफर्म करेगी। इसके लिए वो उसके लिए कार अरेंज करते हैं और वो हॉस्पिटल जाते हैं और उसे पता चलता है कि वो सच में प्रेग्नेंट है। और वो भी 1-2 नहीं बल्कि 3-3 बच्चे, मतलब ट्रिपलेट्स हैं। बेचारी को तो बहुत बड़ा शॉक लगता है क्योंकि प्रेग्नेंट होगी तो 5 मिलियन और अगर लड़का होगा तो 30 मिलियन और लड़की होगी तो 20 मिलियन। जो भी कॉम्बिनेशन से उसे 3 बच्चे होंगे, मालो माल तो वो हो जाएगी। बहुत खुश हो जाती है। वैसे ये न्यूज उसके हस्बैंड को भी दिया जाता है और उनकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। हालांकि वो बिजनेस ट्रिप पर गए थे, लेकिन ये न्यूज सुनकर वो फटाफट से अपने हेलीकॉप्टर से आ जाते हैं। अपनी वाइफ के पास वापस भी तो आना था। थोड़ी देर बाद ये न्यूज मिलता है दादी को। वो तुरंत ही इमरजेंसी प्रोटेक्टिव पेन एक्टिवेट करने के लिए कहती है और कहती है कि सबको कह दो कि वो ECQ का ऑर्डर माने। इसके बाद दादी माँ भगवान को धन्यवाद कहना नहीं भूलती। अब हॉस्पिटल में हम उन तीनों लड़कियों को देखते हैं जो अपना सर्जरी करा के आई थी। तीनों उसी बारे में बात भी कर रहे थे। इसी टाइम पर उनका नजर पड़ता है ECQ पर और वो चुपके से देखने लगती है आखिर हुआ क्या है इसको। इस पॉइंट पर उन्हें पता चलता है कि ECQ तो प्रेग्नेंट है और ये बात उन तीनों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई क्योंकि ECQ इतनी गरीब थी और उसका इतने रिच फैमिली में शादी हो गया था और वो इतनी जल्दी प्रेग्नेंट भी हो गई। तो फू फैमिली की मालकिन बनने से अब उसको कौन रोक सकता है। बटलर वॉन्ग को कुछ काम आ जाता है, वो उसको वही वेट करने के लिए बोलते हैं। तो वो भी कहते हैं कि ठीक है, वो पार्किंग लॉट में जाकर वेट करेगी। अब वो जाने लगती है तभी वो तीनों लड़कियां बीच में आती है और उसे किडनैप करके ले जाती है। जब उसकी आँख खुलती है तो वो बंधी हुई थी। वो समझ जाती है कि ये तीनों लड़कियां क्या करने की कोशिश कर रही है। मेरा सेटअप करती है और उसे क्वेश्चनिंग करने लगती है कि बताओ तुम्हारे कोक में किसका बच्चा है। जानबूझ के ये क्वेश्चन वो उसे कर रही थी। वो शर्माने लगती है। लाइव स्ट्रीमिंग में ये सारी बातें कौन करता है। वो तीनों इसलिए ऐसा कर रही थी, उन्हें लगता है कि ये किसी और का बच्चा कैरी कर रही है। मिस्टर पू का नहीं तो उसे सच उगलने के लिए कहते हैं। अब लो ये भी पूरा सच बताती है। वो भी स्टार्टिंग से एंड तक सब कुछ बताती है। लाइक वो उनके लिए कितना रेडी हुई। वो सोने के लिए मना करते तो ये उन पर झपट्टा मारी और ऐसे धीरे धीरे करके उनके बीच में सब कुछ हुआ। ये भी कि वो कोई मौका नहीं छोड़ती थी। मौका तो छोड़ो, वो खुद मौके को क्रिएट करती थी। ये तीनों लड़कियां उनको भी सुन के बहुत अजीब लगता है, फिर भी इसको रोकती नहीं है। वो पूरा कहानी बताती है। वो तब तक लगी रही जब तक वो 3 बच्चों से प्रेग्नेंट नहीं हुई। वो अजीब लगता है तो तीनों के तीनों बाहर जाते हैं। तब तक वो अपना फोन निकाल कर लोकेशन शेयर कर देती है अपने बॉडीगार्ड और अपने हस्बैंड को भी। इतनी देर में वो लड़कियां भी आती है और उसे बातें सुनाने लग जाती है। उससे वो बात बोलने के लिए कहती है कि जो भी तुमने लाइव स्ट्रीमिंग में बोली है वो गलत है, या एक्सेप्ट कर लो। तो इस टाइम पर वो कहती है तुम लोग पास आओ, मैं बताती हूँ ना। तो अब तीनों पास आती है तो ये उन तीनों को कूट देती है और उनके तीनों की सर्जरी का कबाड़ा कर देती है। वो अब टाइम था उसके भागने का तो वो भाग जाती है। वो तीनों भी उसका पीछा करने लगती है और उसको दिखता है एस्केवेटर। अब टाइम था उसके स्किल्स का। वो उस पर ही बैठकर उन तीनों को डरा देती है। वो तीनों तो ऐसे भाग के जाती है डर के मारे। जब वो उतरती है उसको दिखता है एक ट्रक और वो उसी में जाकर बैठ जाती है। और इस टाइम पर वो अपने हस्बैंड को कॉल करती है। वो हेलीकॉप्टर से आ चुके थे उसको बचाने के लिए। तो वो बताती है वो भाग चुकी है वहाँ से और वो जहाँ है वहीं पर पहुँच जाती है। मिस्टर को भी बहुत ज्यादा वरीड थे उसके लिए। वो कहती है चिंता की कोई बात नहीं, मैं और बच्चा दोनों सेफ है, सॉरी चारों सेफ है। फिर वो अपने हस्बैंड को सारी बातें भी बताती है, मतलब कि वो तीनों लड़के इसको किस लिए पकड़ के रखी थी। मिस्टर फोन को पनिशमेंट नहीं देंगे, फिलहाल अपने बेबी को यहाँ से लेकर जाते हैं घर। ECQ को अच्छा लगता है उसके हस्बैंड उसकी इतनी केयर कर रहे हैं। घर पहुँचती है तो दादी भी वरीड थी। ECQ को देखकर वो खुश तो होती है लेकिन उन तीनों लड़कियों पर दादी को बहुत गुस्सा आता है। इसी टाइम पर उनका आदमी बताता है कि उन तीनों लड़कियों को पकड़ लिया गया है और पुलिस स्टेशन भी भेज दिया गया है। अच्छी बात है, पर दादी उन तीनों फैमिलीज के साथ सारा कॉपरेशन खत्म करने के लिए कहती है क्या भी, और अपना कनेक्शन यूज करके उन तीनों फैमिली को 3 दिन के अंदर बैंकरप्ट करने के लिए कहती है। और इतने में ही यहाँ पर बटलर वॉन्ग भी आ जाते हैं और उनसे बहुत माफी मांगते हुए बेचारे बहुत रो रहे थे और फिर रोते रोते अपना रेजिग्नेशन लेटर भी उनको पकड़ाने लगते हैं कि उनको रोकती है इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है, ये तो बस एक एक्सीडेंट। और ये भी कहती है कि इस फैमिली को आपकी जरूरत है, मुझे और मेरे बच्चों को भी आपकी जरूरत है। और वैसे वही नहीं, दादी भी उनको माफ कर देती है और उनको कहती है कि आप इस घर के मेंबर है और आप यहाँ काम करेंगे और इस चीज को एक लेसन समझिए। ये सुनकर वो बहुत खुश हो जाते हैं। ये तूफान तो शांत हो गया था। अब सबका ध्यान था उसके प्रेगनेंसी पर। बटलर वॉन्ग लग जाते उसके ध्यान रखने पर। ECQ को टाइम पर सब कुछ मिल रहा है या नहीं, इस बात का ध्यान बटलर वॉन्ग रख रहे थे। उसका पेट भी बढ़ रहा था और उसके प्रॉब्लम्स भी बढ़ रहे थे। सभी उसका अच्छे से ध्यान रख रहे थे। इन सब के दौरान उसका एक ही प्रॉब्लम था कि उसके हस्बैंड को लगता था कि उसके बॉडी के लिए सही नहीं है अगर वो उसके साथ उसके कमरे में रहते, इसलिए वो दूसरे रूम में जाके सोते थे। इसलिए उसको नींद नहीं आता था क्योंकि उसे पकड़ के सोने वाला कोई नहीं था। अब उसके हस्बैंड आते हैं उसके पास। वो कहती है मुझे नींद नहीं आ रहा। तो वो कहते हैं कि 3 बच्चों से प्रेग्नेंट हो तुम और बॉडी ये संभाले, यही बहुत बड़ी बात है। ये सब सुन के ECQ को गुस्सा नहीं आ रहा था बल्कि अच्छा लग रहा था कि
उसके हस्बैंड उसकी इतनी केयर कर रहे हैं और वो मेक श्योर भी करती है कि वो बहुत हेल्दी और अपना ध्यान अच्छे से भी रख रही है, या फिर ये कहा जाए कि बहुत सारे मिलके उसका ध्यान रख रहे हैं। फिर वो उसको कहते हैं कि तुम सो जाओ, मैं यहीं पर हूँ। धीरे धीरे दिन बीत रहे थे, 5 से 6 महीना भी आ जाता है। 6 मंथ से उसे बहुत प्रॉब्लम होने लगता है, उसके पैरों में दर्द करने लगता है, उसे खुद की बॉडी कैरी करने में नहीं हो रहा था। और इस टाइम पर उसके हस्बैंड भी उसके साथ है, वो मसाज भी करते हैं उसको पेन हो रहा होता तो, और वो अपने हस्बैंड को बता भी देती है कि उसे बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। इस बात पर उसके हस्बैंड कहते हैं कि अगर तुम कहो तो एक बच्चे को हटा दिया जाए, दर्द भी कम होगा तुमको। पर नहीं, वो तो गुस्सा हो जाती है, उनको सुनाती है कि ये उसका बच्चा है और वो अपने आप बॉडी को भी अच्छे से जानती है, उसका बॉडी तीनों बच्चों को संभाल लेगा। और ऐसे कर करके उनको खूब सुना देती है और मना भी कर देती है। पर वो अभी भी पैसों के बारे में ही सोच रही थी, मतलब एक बच्चा हट जाएगा तो उसका पैसा कम हो जाएगा ना। पर उनको इस बारे में नहीं पता था। वो कहते हैं कि अगर तुमको करना है तो तुम करो, पर तुम डॉक्टर की बात मानोगी और फिर जो भी तुम्हारे बॉडी में होगा तुम वो डॉक्टर को बताओगी। और वो भी अपने हस्बैंड की बात मानती है। और इस टाइम से उसके हस्बैंड भी उसका बहुत ध्यान रखने लगे थे, ऑफिस भी जाना बंद कर दिए थे, घर से ही काम कर रहे थे और इसी का ध्यान रखते थे। वैसे दादी माँ घर पर नहीं थी, लेकिन दिन में 3 बार कॉल करके उसकी तबीयत के बारे में पूछती है। घर आने के बाद उसका अच्छे से ध्यान रखती है। कुछ ही दिन में 9 महीने पूरे हो जाते हैं और अब उसको लेकर जाया जाता है हॉस्पिटल। उसकी सर्जरी होनी थी, पूरी फैमिली परेशान थी उसके लिए। घबराने की बात नहीं थी। कुछ देर बाद डॉक्टर आते और बताते सर्जरी अच्छे से हुई है। वो हमें बताती है कि हालांकि वो बेहोश थी, बट थोड़ा थोड़ा उसे सुनाई दे रहा था और फिलहाल तो उसे इतने सारे पैसे मिलेंगे, वो इसी बात से खुश थी। सीन शिफ्ट होता है 3 महीने बाद। बच्चे होने की खुशी में उन्होंने पार्टी रखी थी, सब लोग उन्हें कांग्रेचुलेट कर रहे थे और वो भी काफी खुश थी। पार्टी में बड़े बड़े लोग आए थे और सब उसे बहुत रिस्पेक्ट दे रहे थे। तो खुश होने के लिए उसके पास एक और रीजन था, क्योंकि उसे वो कार्ड दिया जाता है जिस अकाउंट में 19 मिलियन था। और उस कार्ड को लेकर वो सोच रही थी कि उसकी आने वाली जिंदगी अब कैसे बीते, डिवोर्स लेना है या नहीं, या मिस्टर फू के साथ ही रहना है, क्या करना है और क्या नहीं, वो यही सोच रही थी। तीनों बच्चों को देखकर फिर मिस्टर फू की तरफ देखती है, सोचती है उनको छोड़कर ना जाए तभी बेटर है। फिलहाल इसके बारे में वो बाद में सोचेगी, पहले खुद का लाइफ एंजॉय कर लिया जाए। जैसे वैसे जाने लगती है तब उसको एक कपल रुकता है और वो कोई और नहीं बल्कि उसके पेरेंट्स, जो वहाँ वेट्रेस का काम कर रहे थे। उसको वहाँ देखकर वो भी उसे क्वेश्चनिंग कर रहे थे, वो यहाँ क्या कर रहे हैं और इस तरीके के ड्रेसअप क्यों किया, वो आदमी कौन था। तो ये सब आंसर देने की बजाय उनसे पूछती है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। मैं पैसा भेजती हूँ ना, उतना काफी नहीं होता है कि महीना चलाने के लिए, एक्स्ट्रा काम करने की जरूरत क्या है। पापा कहते हैं हम वो सारा पैसा सेव कर रहे हैं, मुझे पता है कि तुम कितनी मेहनत कर रही हो, इसलिए हमने डिसाइड किया है कि हम खुद काम करेंगे, हमें बर्डन नहीं बनना है तुम्हारे ऊपर। इस पॉइंट पर मॉम रोने लगती है कि मुझे पता है कि तुमने कितना कर्ज लेकर अपने पापा की सर्जरी के लिए पैसे जमा की थी। फिर उसके पापा का ध्यान जाता है उन तीनों बच्चों पर, पूछते कि क्या तीनों बच्चे तुम्हारे हैं, तो वो कहती है हाँ। इस बात पर मॉम और रोने लगती है, कहती पैसों के लिए तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। पापा को भी बहुत बुरा लग रहा था कि उनकी बीमारी की वजह से उनकी बेटी को ये सब कुछ करना पड़ रहा है। वो समझाना चाह रही थी कि ऐसा कुछ भी नहीं है और इतने में ही मिस्टर फू यहाँ पर आ जाते हैं। वो उन्हें समझाते हैं कि मेरा इज़ुकी के लिए फीलिंग्स जेन्युइन है और ये बच्चे भी हमारे ही है और मैं सच में इसे खुश रखूंगा। ये सुन के उसके पेरेंट्स को तसल्ली होती है। अब वो लोग भी अपने नाती को लाड करने लगते हैं। उन लोगों को अपनी बेटी के लिए बुरा लगा था और वो लोग उसे फिर से पूछते हैं कि तुम सच बताओ, तुम अपने पापा की बीमारी की वजह से ये सब कुछ की हो ना। वो कहती है ऐसा कुछ नहीं है, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, ये बच्चे हम दोनों के ही हैं। हाँ, इससे मुझे पैसे मिले हैं लेकिन मैं खुश हूँ। ये सारी बातें चली रही थी, तभी यहाँ पर मिस्टर फू की दादी भी आ जाती है और वो इज़ुकी की बहुत बढ़ाइया करती है उसके पेरेंट्स के सामने। उसके पेरेंट्स से कहती है कि उनकी बेटी को वो लोग फू फैमिली की प्रिंसेस बनाकर रखेंगे। ये सुनकर उसके पेरेंट्स को रिलैक्स फील होता है और वो लोग इस रियलिटी को एक्सेप्ट कर लेते हैं दिल से। इसके बाद वो लोग भी फू फैमिली में रहते हैं, बच्चों के साथ खेलते हैं, केयर करते हैं। ये दोनों कपल भी बहुत खुश थे। इसे क्यों जानती थी कि बच्चों की वजह से उसका पोजीशन सिक्योर हो चुका है, लेकिन बच्चों की वजह से उसका नींद पूरा नहीं हो पा रहा था। इतने तो एक रोने लगता है। हाँ, दोनों ही परेशान हो जाते हैं, लेकिन मिस्टर फू बहुत अच्छे पिता बनते हैं। बच्चों का डायपर चेंज करना, उनको खिलाना पिलाना, डकार मारना, ये सब कुछ सीख लेते हैं। जब आधी रात में बच्चे रोने लगते हैं तो इज़ुकी को जागना नहीं पड़ता, क्योंकि जब उसका नींद खुलता है तो उसे पता चलता है कि उसके हस्बैंड तो बच्चों को ही संभाल रहे हैं। दिन जब पूरी फैमिली बैठी होती है तब दादी माँ कहती है कि 3 बेटे ही हुए ना तुम्हारे, बेटी का क्यों नहीं सोचती। ये सुन के उससे थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि 3 बच्चे होते हैं। इसके बाद उसे भी थोड़ा डर लग रहा था। दादी उसे समझाती है कि अगर बेटा और बेटी दोनों हो जाए तो बहुत अच्छा रहता है फैमिली के लिए। बेटी होने पर 20 मिलियन भी उसको मिलेगा ना। अब यहाँ पर उसका मन फिर से सोचना शुरू कर देता है 20 मिलियन के बारे में। और बेटियां तो उसको भी पसंद थी और दादी से कहती है अगर बच्चे की बात है तो सिर्फ मैं ही थोड़ी डिसाइड करूंगी, उसके हस्बैंड को भी सोचना होगा ना। इस टाइम पर उसके हस्बैंड कहते हैं कि मैं तुम्हारी बात जरूर मानूंगा, अगर तुमको बच्चे नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, कोई तुम्हें फोर्स नहीं करेगा, तुम बस अपना ध्यान रखना। ना जी ना, दादी ऐसा थोड़ी होने दे सकती थी। दादी पोते को डांट लगाती है कि घर में बेटा और बेटी दोनों होने चाहिए, कितने बच्चे होंगे उतना ज्यादा अच्छा। और उसके हस्बैंड कहते हैं कि ये तो इज़ुकी सोचेगी ना उसे बच्चों को जन्म देना है या फिर नहीं। और फिर अब लो
वो खुद ही दादी से कहती है कि उसे बच्चे चाहिए। दादी भी बहुत खुश हो जाती है और उसी टाइम पर बटलर वोंग से कहती है कि एम्ब्रियल जेट लाने के लिए ऑब्वियसली वो अपनी बहू को देने के लिए मंगवा रही थी। और उनकी ये बात सुनकर वो भी काफी खुश हो जाती है। ऑब्वियसली वो ब्रेसलेट बहुत ज्यादा महंगा होगा। और फिर हम देखते हैं कि 1 महीने के अंदर ही अंदर वो फिर वापस से प्रेग्नेंट हो जाती है और वो ये गुड न्यूज अपने हस्बैंड को देती है। हस्बैंड को ही क्यों, दादी को भी देती है। और थोड़ी देर में प्राइवेट डॉक्टर आकर भी कंफर्म कर लेते हैं कि वो प्रेग्नेंट है। और फिर तब से सभी लोग इसका ख्याल रखते हैं। फिर जब चेकअप होता है तो फिर पता चलता है कि इस बार 1 2 3 ही नहीं बल्कि 4 बेबीज है। तो मिस्टर पू सबसे ज्यादा शॉक्ड होते हैं। इसे क्यों शॉक नहीं होती, वो तो खुश होती है क्योंकि जितने ज्यादा बच्चे उतने ज्यादा पैसे। वो तो चेकअप के दौरान ही कैलकुलेट करना शुरू कर देते हैं। मिस्टर पू डॉक्टर से पूछकर कंफर्म करते हैं, बट बात सही था, इस बार सच में 4 बेबीज। जब दादी को ये बात पता चलती है तो दादी सुन के ये तो बेचारे बेहोश ही होने वाली थी। उनको लग रहा था कि उनका फैमिली कौन सा ऐसा पाप कर रहा है क्योंकि एक ही बार में इतने ज्यादा बच्चे हो रहे हैं। और ये बात सुन के इज़ेक्यू को तो डेफिनेटली बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो कहती है, दादी आप चिंता मत कीजिए, बच्चों को जन्म मैं दे रही हूँ, मैं इनको पाल लूंगी, मैं आपको नहीं थकाऊंगी। तो दादी कहने लगती है कि अचानक से न्यूज सुनी हो ना तो इसलिए ऐसा रिएक्शन आ गया। तो ये सोच रही थी कि उसका मासूम सा बॉडी कैसे ये सब कुछ हैंडल कर पाएगा। पर ठीक है, अब जो था सो था। और फिर सब लोग इस बार वापस से उसका ध्यान रखने लगते हैं। बट इस बार माहौल कुछ और था। 3 बच्चे ऑलरेडी थे। सब काम धीरे धीरे होता था ताकि 3 बच्चे ना जग जाए। यहाँ उसके हस्बैंड भी उससे माफी मांग रहे थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि सारी गलती उनकी है। उन्हें दादी माँ का बात मानना ही नहीं चाहिए। इस वजह से बेचारी इज़ेक्यू को सहना पड़ रहा है। कहती है, परेशान मत होइए, इसे अपनी किस्मत समझ लीजिए। अब उसी की किस्मत में फुटबॉल टीम खड़ा करना लिखा है तो क्या कर सकती थी। फिर अब धीरे धीरे दिन बीतने लगते हैं और इस बार उसे और ज्यादा प्रॉब्लम सहन करना पड़ता है क्योंकि उसके हस्बैंड ने ऑफिस जाना ही छोड़ दिए थे कम्प्लीटली। उनका कहना था कंपनी बैंकक्रप्ट हो जाए तो वापस से खोला जा सकता है, लेकिन उनकी पत्नी तो एक ही है, उसका ख्याल रखना तो जरूरी है। वैसे डॉक्टर भी रेगुलरली चेकअप कर रहे थे, वो बिल्कुल ठीक थे। धीरे धीरे महीने बीत जाते हैं और उसको हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। और इस बार 2 लड़के और 2 लड़कियां हुई थी, मतलब पूरे 100 मिलियन। इट मीन्स कि वो बिलियनर बन गई थी। धीरे धीरे दिन बीत जाते हैं, सीन शिफ्ट होता है कुछ साल बाद का। बच्चे थोड़े बड़े भी हो जाते हैं। बच्चे उनके नाक में दम भी कर रहे थे। बेचारे घर के सारे लोग परेशान हो गए थे। पर घर में शांति नाम का कोई चीज ही नहीं बचा। शॉर्ट सभी परेशान थे, बट इसका सोल्यूशन भी था इज़ेक्यू के पास। वो क्या था, तो बच्चों के लिए क्लियर स्केड्यूल बनाने का वो प्लान करती है, किस टाइम किस स्टाफ को क्या करना है, किस किस बच्चों के लिए। वो सबको सब कुछ समझा देती हैं और इस स्केड्यूल को फॉलो करके घर में सच में शांति हो गई। सबको काफी आराम भी मिलता था और बच्चे भी बड़ों की बात को सुनते। ये चीज देखकर उसके हस्बैंड भी काफी खुश थे और दादी भी। इस अरेंजमेंट्स के बाद उन दोनों कपल्स को फिर से टाइम मिल जाता है एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। और फिर से ये दोनों एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। आगे क्या होने वाला था आपको तो पता चल ही गया होगा। जी हाँ, वो फिर से प्रेग्नेंट हो जाती है और अब उसे अपने हस्बैंड पर भी गुस्सा आ रहा है। वो कहते हैं इस बार बच्चा नहीं करते हैं, अदरवाइज बॉडी पे भी हम हो रहा था ना, इसलिए वो उसको कहते हैं कि कल हम लोग सर्जरी के लिए चलेंगे। वो भी मना नहीं करती है और जब ये प्रेगनेंसी वाली बात दादी को पता चलती है तो दादी बड़ी खुश हो जाती है। बट सर्जरी वाली बात पता चलते ही वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है, साफ मना कर देती है सर्जरी करने से। दादी पोते में बहस भी हो जाता है। मिस्टर पू कहते हैं इसकी बॉडी के लिए नुकसान करेगा। दादी कह रही थी कि हमारे पास पैसों की कोई कमी तो नहीं है, हम अच्छे डॉक्टर हायर कर सकते हैं। बेटी की बच्चा और माँ दोनों सेफ रहेंगे, बच्चा तो होगा ही। ये बात सुन के उसको अच्छा तो नहीं लगता। उसको ऐसा लगता है कि वो तो टूल ही है बच्चा पैदा करने के लिए, उसके जीने या मरने से दादी को कोई फर्क नहीं पड़ता। बट फिर भी इधर बहस चल ही रहा था। दादी इज़ेक्यू से पूछती है तुम क्या चाहती हो, बच्चे को जन्म देना है या नहीं। तो वो कहती है कि नहीं। दादी उसे मारने के लिए आगे बढ़ रही थी लेकिन बीच में मिस्टर पू आ जाते हैं और वो बोलते हैं अगर आपने इसे हर्ट भी किया ना, मैं मेरे बच्चों को लेकर और इसे लेकर घर छोड़कर चला जाऊंगा और कभी नहीं आऊंगा। ये सुनकर दादी भी चुप हो जाती है और कुछ नहीं बोलती और यहाँ से चली जाती है। इन दोनों को भी नहीं लग रहा था कि उन्होंने कुछ गलत बोला है और मिस्टर पू सच में इज़ेक्यू की केयर कर रहे थे। उसे सिर्फ बच्चा पैदा करने की मशीन नहीं मानते थे। नेक्स्ट डे जैसे वो जा रही थी सर्जरी के लिए, उससे पहले उसे बटलर वोंग का कॉल आ जाता है। पता चलता है दादी मरने वाली है, मतलब वो हॉस्पिटलाइज्ड हो चुकी है, हालत बहुत ज्यादा खराब है। तो वो उन्हें मिलने के लिए पहुंच जाते हैं। तब उनको पता चलता है कि वो इतना गुस्सा हो गई थी कि उसकी वजह से उनको हार्ट अटैक आ गया और अब उनकी सिचुएशन काफी डेंजरस है। ऑब्वियसली दादी को कुछ हो गया तो इज़ेक्यू अपने आप को कभी भी माफ नहीं कर पाएगी। इस टाइम पर बटलर वोंग भी उसको शूज देते हैं बच्चों को। दादी को हार्ट अटैक आने से पहले उन्होंने ये पकड़ी हुई थी। ये देखकर वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और जाकर दादी से कहती है कि मैं बच्चे को जन्म दूंगी, प्लीज आप अपना ध्यान रखिएगा, साथ खेलने के लिए। ये सुनते ही सच में दादी को होश आ जाता है। तो अब होना क्या था, उसका फिर से 9 महीने का सफर शुरू हो जाता है। बीच बीच में वो दादी से आकर मिलती थी, थोड़ा अपने बारे में बताती थी, थोड़ा उनके बारे में पूछती थी और अपने बच्चों के बारे में भी बताती थी। दादी धीरे धीरे ठीक हो रही थी और इस बार भी कोई 1 या 2 बच्चे नहीं थे, इस बार भी 3 बच्चे थे। मिस्टर पू शॉक हो जाते हैं और फाइनली 9 महीने का सफर पूरा हो जाता है। उस सीन में आ जाते हैं जहाँ पर हमने इस एपिसोड के स्टार्टिंग में देखा था। 3 बच्चों की डिलीवरी हो जाती है और इस बार भी अगेन 3 लड़के ही। सुनकर तो दादी को झटका लगा था। सीन शिफ्ट होता है कुछ साल बाद जहाँ पर बच्चे थोड़े बड़े हो गए थे और सब लोग बच्चों के साथ खेल रहे थे। दादी बच्चों के साथ खुशी थी, बच्चों को पालने में थोड़ा परेशानी तो हो ही रही थी, बट ठीक है, बच्चों को अपने आंखों के सामने खेलता कूदता देखकर वो खुश हो रही। दादी की उसके हस्बैंड में बहुत ज्यादा खुश थे। वो भी सुपर रिच हो गई थी, 200 मिलियन युआन थी उसके पास और इन सब के बाद उसके हस्बैंड ने उसके कंपनी का आधा शेयर्स भी उसके नाम करना चाहते थे। हाँ, वो कहती है
कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, बट वो उसे थैंक यू करते हैं प्यारे प्यारे बच्चे देने के लिए। और वो उसे ये भी कहते हैं कि जो मेरा है वो सब तुम्हारा ही तो है। वो जानती थी इस घर में वो पैसे के लिए आई थी और पैसा तो उसने खूब कमाया है और इसी दौरान उसे अपना प्यार भी मिल गया था और 10 प्यारे प्यारे बच्चे भी। और अब बस वो तो चलिए अपना घर परिवार संभालने के मोमेंट पर हमारा ये प्यारा सा ड्रामा यहीं पर खत्म हो जाता है। मैं आपसे मिलती हूँ दूसरे वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।